नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे RBSc क्लास 10 की सेकेंड बुक रिसोल्यूशन। आज जो हम चैप्टर लेंगे वो लेंगे तीसरा, यानी तीसरा अध्याय आज हम लेंगे, जिसका नाम है ग्रोविंग अप पेन्स। ग्रोविंग अप का मतलब है बढ़ते हुए, और पेन्स यानी दर्द, यानी बढ़ती हुई उम्र के दर्द। अर्थात दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, यानी जो बढ़ने की उम्र होती है वो होती है सबसे ज़्यादा किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बच्चा विकास करता है। तो यानी किशोरावस्था के दर्द। हमारा पाठ का नाम है किशोरावस्था के दर्द, ग्रोविंग अप पेन्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बढ़ती उम्र के दर्द या किशोरावस्था के दर्द। लाइफ इज हार्ड, जीवन कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। जीवन कठिन है, मैंने स्वयं से कहा। ये एक बच्चा है जो किशोरावस्था में है, वो कह रहा है कि मैंने स्वयं से कहा जीवन कठिन है। कब कहा? एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच एंस। जीवन कठिन है, मैंने स्वयं से कहा जब मैं स्वयं को दर्पण के सामने खड़े पाता हूँ और अपने एंस यानी मुहावसे और अपने मुहावसों को देखता हूँ। एक बच्चा जब दर्पण के सामने खड़ा होता है और अपने जो चेहरे पर मुहावसे उभरते हैं, उन मुहावसों को देखते हुए कहता है जीवन कठिन है। दैट ड्रीडेड स्कम ऑफ ए डिजीज। डिजीज यानी बीमारी, और स्कम यानी सतह पर जमा हुई गंदगी, और ड्रीडेड यानी भयानक। ये एक भयानक बीमारी की गंदगी जो सतह पर जमा हो गई सी प्रतीत होती है। प्लेइंग हैवॉक माई फेस, जो मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है, यानी जो मेरे चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ दिया है। तो देखिए हम थोड़ी सी क्या बात करेंगे इस टॉपिक से अलग बात। जब भी कोई बच्चा या जब भी कोई लड़का या लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उनकी थोड़ी सी क्या होती है, उनमें परिवर्तन होते हैं। जैसे बच्चों में यानी लड़कों में विशेष रूप से जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, दाढ़ी मूंछ आने लग जाना, यानी ये इस प्रकार के कुछ परिवर्तन होते हैं। तो उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर ये पूरा अध्याय है, यानी किशोरावस्था के दर्द क्या क्या होते हैं। तो ये बच्चा कह रहा है कि ये जो मुहावसे हैं ये मेरे चेहरे को बिगाड़ देते हैं। आई विश, मैं कामना करता हूँ। आई कुड ड्राइव द पिंपल्स आउट विथ ए वेव ऑफ द हैंड। वेव ऑफ द हैंड्स, हाथ फेरने से। और मैं कामना करता हूँ, पिंपल्स यानी मुहावसे, और आउट यानी बाहर या निकालना। मैं कामना करता हूँ कि काश मैं मेरे हाथ फेरने से इन मुहावसों को बाहर कर सकता, यानी काश मेरे पास भी कोई ऐसी चीज़ होती कि मैं इन मुहावसों के ऊपर हाथ फेरूं और ये जो मुहावसे हैं ये हट जाए। ये ऐसी कामना कर रहा है। देन आई टेल माई सेल्फ, तब मैंने स्वयं से कहा। दैट एंस इज टेम्परेरी, रिवेंस दैट मेक लाइफ ए लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर टीनएजर। टीनएजर किशोरावस्था, यानी टीनएजर। टीन जिस भी मीनिंग यानी जो भी आप काउंटिंग करते हो, किन किन के पीछे टीन आता है, यानी TEEN टीन। तो जैसे आप देखोगे 13 से शुरू होता है, ये 13 14 से लेकर के ये 19 तक होता है। तो ये इसीलिए टीन एंजर यानी 13 से लेकर के 19 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है, और इसीलिए इसको टीन एंजर कहते हैं। टीन एंजर यानी किशोरावस्था, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, और लेस यानी कम, लिटिल यानी थोड़ा, लाइफ यानी जीवन, और टेम्परेरी यानी अस्थायी।
और तब मैंने स्वयं से कहा कि ये जो मुआवजे हैं ये तो अस्थायी है, जो एक किशोरावस्था में कुछ समय के लिए ये थोड़ा से हमारे आराम को कम कर देता है, बट इट इज ए श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन एडलेट। लेकिन श्योर यानी निश्चित, साइन यानी चिन्ह या संकेत, और मोल्टिंग यानी बदलना, और एडलेट यानी वेशक, वेशक या बड़ा। लेकिन ये निश्चित रूप से एक बच्चे से वेशक में बदलने का चिन्ह या संकेत होता है। लेकिन ये जो मुआवजे हैं, आवाज़ का भारी होना है, या फिर शरीर जैसे कि ये दाढ़ी या मूंछ का आना, ये एक बच्चे का वेशक में बदलने के संकेत होते हैं। लाइफ इज टफ, जीवन कठोर है। तो ये अपने आप से बात करता है, एक जो लड़का होता है। तो चलिए इस लड़के का तो नाम हम बाद में जानेंगे, यानी पता चलेगा इसका नाम क्या है, लेकिन मैं आपको इसका नाम पहले ही बता देता हूँ। जो इसका नाम है वो है समीर। तो एक समीर नाम का एक नवयुवक यानी एक किशोर अवस्था में लड़का है, जो अपनी कहानी बता रहा है कि किशोर अवस्था में किस प्रकार से बच्चा अपने आप को महसूस करता है। तो चलिए, ये तो समीर की अपनी बात है। आपको भी क्या करना है, स्वयं के यानी आपको अपने ऊपर ये अध्याय लेकर के समझना है। आपको बहुत ही आराम से ये पाठ समझ में आएगा। तो चलिए, आपको ये स्वयं को मानना है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए आप भी स्वयं भी ऐसा महसूस करते हो। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। लाइफ इज टफ, जीवन कठोर है। तो ये आपको भी लगता है, जैसे आप भी अध्ययन करते हो, दूसरे काम भी करते हो, आपको डांट फटकार भी होती है। तो इन सभी से वो परेशान होकर के ये अपनी बात बता रहा है। तो वो आगे कहता है कि जीवन कठोर है। आई टर्न अवे फ्रॉम मिरर, मिरर यानी दर्पण या कांच, और अवे यानी दूर। मैं दर्पण से दूर हो जाता हूँ, यानी फिर इतनी वो बात अपने आप से कहता है और फिर दर्पण से हट जाता है, यानी वो दर्पण से दूर चला जाता है। When it strikes me like a bolt of lightning, जब ये मुझे बिजली की तरह विचार आता है। स्ट्राइक हमला करना, और एक का स्ट्राइक का मतलब हड़ताल भी होता है। तो जब ये मुझ पर बिजली की तरह हमला करता है, अर्थात जब मुझे ये बिजली की तरह विचार आता है। क्या विचार? लाइफ इज टफ, कि जीवन कठोर है। माई वॉइस हैज टर्न्ड रफ, रफ रफ यानी बारी। मेरी आवाज अब बारी हो गई। जैसे आपको पहले भी बताया था, यानी ये कुछ निश्चित संकेत होते हैं, यानी ये सभी के साथ में होता है। तो ये आगे लड़का कह रहा है कि जब मैं किशोर अवस्था में आया तो मेरी आवाज लगभग रफ हो गई, यानी बारी हो गई। ऑलमोस्ट रॉक्स, ऑलमोस्ट रॉक्स, रॉक्स का मतलब है कर्कश, कर्कश या बारी। तो यहां पर देखिए रफ और उसके बाद में दे दिया रॉक्स यानी कर्कश। लगभग मेरी आवाज कर्कश हो गई। कर्कश किसे बोलते हैं? जिसे लगभग सुनना कम चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि अब मेरी आवाज कैसी हो गई? कर्कश हो गई, बारी हो गई। इट ग्रेटेस, इट आई में एड, यदि मैं इसके साथ में और बातें जोड़ूं। वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, यदि इसके साथ में और बातें जोड़ूं कि मेरी स्वीट यानी मीठी, सॉफ्ट यानी कोमल, मेरी मीठी और वो कोमल आवाज कहाँ चली गई। तो अब देखिए ये किशोर अवस्था में है, यानी ये 13 वर्ष के बाद की बात बता रहा है, यानी ये 13 से 19 वर्ष के बीच की उम्र का लड़का है। और ये कह रहा है कि अब जो मेरी आवाज है वो बारी हो गई और लगभग यानी एक कर्कश आवाज हो गई। तो ये कह रहा है कि जो मेरी पहली जो मीठी और कोमल जो आवाज थी वो कहाँ चली गई। जैसे आप भी देखते हो, जो एक छोटा बच्चा होता है
9-10 साल या 10-11 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर लगती है हमें, और उसकी आवाज़ वास्तव में मधुर होती है। तो ये कह रहा है कि पहले तो मेरी आवाज़ क्या थी, मधुर थी, यानी मेरी मीठी आवाज़ थी, मेरी कोमल आवाज़ थी, लेकिन अब वो कोमल आवाज़ कहाँ चली गई, अब तो मेरी आवाज़ भारी होने लग गई। हैव आई कच ए कोल्ड, कोल्ड यानी जुखाम। ध्यान रखना साथ में इस अध्याय में, यानी इसका मतलब क्या है, आपको फिर एग्जाम में भी वो ही मीनिंग लिखनी है। जैसे कोल्ड का मतलब ठंडा भी होता है और कोल्ड का मतलब जुकाम, तो यहाँ पर ठंडा से मतलब नहीं है, जुकाम से है। क्या मुझे जुकाम हो गया, हैव आई कच ए कोल्ड, क्या मुझे जुकाम ने जकड़ लिया, या क्या मुझे जुकाम हो गया, ये स्वयं से कह रहा है। ये देखिए जुकाम का क्यों यहाँ पर वर्णन कर रहा है, ये जुकाम की बात क्यों कह रहा है। देखिए जब एक बच्चा किशोरावस्था में आता है, एक तो तब उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, या फिर मान लीजिए एक कोई छोटा बच्चा होता है या कोई बड़ा भी व्यक्ति होता है और उसे जुकाम हो जाता है, तब उसकी आवाज़ में और ये परिवर्तन होते हैं। तो ये कह रहा है अब तो मेरी आवाज़ ऐसी होगी जैसे मान लो कि मुझे कोई जुकाम सा हो गया। सच ग्रेफनेस गोज हैंड इन हैंड विथ ए कोल्ड, वास्तव में इस प्रकार की समस्या तो जैसे जुकाम के साथ चलती है, यानी अब ऐसी समस्या होगी जैसे कोई मुझे जुकाम हो गया, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भारी आवाज और जुकाम एक साथ चलते हो, हैंड इन हैंड यानी साथ साथ। बट लेकिन द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, लेकिन एक सामान्य जुकाम तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, और इसके साथ में मेरे कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकते। ये बात क्यों कह रहा है, जब भी जुकाम होता है तो सामान्य जो जुकाम होता है, एक साधारण जो जुकाम होता है, वो 4 या 5 दिनों में वापस ठीक हो जाता है, यानी एक जुकाम को ठीक होने में 5-4 दिन का अधिक समय लगता है, उसके बाद वो जुकाम वापस ठीक हो जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये तो सामान्य जुकाम नहीं हो सकता, कॉमन, कॉमन यानी सामान्य, यानी ये सामान्य जुकाम तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब किशोरावस्था में बच्चा आता है तो उसके बाद में जो आवाज़ उसकी भारी होती है, फिर वो बाकी यानी जो बचा हुआ जो उसका जीवन होता है उस पूरे जीवन में वही आवाज़ रहती है। ये नहीं कि केवल किशोर अवस्था में उसकी आवाज़ भारी होती है या कर्कश होती है और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी आवाज़ वापस मधुर हो जाती है, नहीं, केवल जब वो बच्चा रहता है तब उसकी आवाज़ कोमल होती है, और जैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसकी आवाज़ भारी या कर्कश हो जाती है, और बाकी का जो बचा हुआ उसका जीवन होता है उस पूरे जीवन में वही आवाज़ रहती है। तब ये कह रहा है अब तो ये जो मेरी आवाज़ है ये वापस शांत या स्वीट यानी मीठी और सॉफ्ट यानी ये कोमल नहीं हो रही है, तो ये मुझे कैसा जुकाम हो गया। एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, कम से कम इस समय। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या इस समय मुझे कोई एक असामान्य, अनकॉमन यानी असामान्य, कोल्ड यानी जुकाम, क्या मुझे इस समय कोई असामान्य जुकाम हो गया जो वापस ठीक ही नहीं हो रहा है। क्या मुझे कोई ऐसा जुकाम हो गया जो वापस ठीक ही नहीं हो रहा है। सामान्यतः जो एक नॉर्मल जुकाम होता है वो तो 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन ये जुकाम तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या कोई ये एक असाधारण जुकाम हो गया। ए लाइट बेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट, मेरी आत्माएं हल्की सी के ऊपर उठती है, या मेरी आत्माओं में हल्का सा उत्साह आता है। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैन काइंड, यानी एक सामान्य जुकाम सभी आदमियों के लिए सामान होता है। बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक बार, आई कैच ए कोल्ड, जब यानी प्रत्येक बार जब मैं जुकाम में जकड़े जाता हूँ या जब मुझे जुकाम हो जाता है, इट बिकेम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। तो ये देखिए अप्पा एंड अम्मा यानी माता पिता, अप्पा यानी पिता और अम्मा यानी माता। लेकिन ये कह रहा कि जब भी मुझे
सामान्य जुकाम होता। ये तो मेरे लिए तो सामान्य था, लेकिन इट बिकेम्स अनकॉमन वन फॉर आपा एंड अम्मा। लेकिन ये जो सामान्य जुकाम मुझे होता था, ये मेरे पिता और माता के लिए एक असामान्य जुकाम बन जाता। यानी माता पिता के लिए असामान्य क्यों बन जाता? क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, उस बच्चे की अधिक देखभाल करते हैं और उनको अधिक चिंता होती है। जब भी हमें जुकाम होता है तो हमें तो चिंता कम होती है, लेकिन माता पिता को अधिक चिंता होती है। तो यानी वो माता पिता के लिए अनकॉमन बन जाता, एक असाधारण जुकाम बन जाता है। उनको चिंता होती है बच्चा कब ठीक होगा, कोई ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, यानी उनको कई प्रकार के डर होते हैं। तो इसीलिए कह रहा है, लेकिन मेरे माता पिता के लिए वो जुकाम, मुझे तो सामान्य जुकाम होता था, लेकिन मेरे माता पिता के लिए वो जुकाम एक असाधारण जुकाम बन जाता था। क्यों बन जाता था, वो क्या सोचते थे, अगली लाइन में जानेंगे। दे थिंक आई हैव केम डाउन विथ ए डेंजरस कोल्ड। और वो सोचते हैं, दे थिंक, वे सोचते हैं, आई हैव कम डाउन विथ ए डेंजरस कोल्ड। और वे सोचते हैं कि मुझे एक डेंजरस यानी खतरनाक, कि मुझे एक खतरनाक जुकाम हो गया है। और वो सोचते हैं कि जो बच्चा है उसको तो कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसको बहुत बड़ा कोई जुकाम हो गया है। वन दैट कुड किल, जो शायद उसको मार भी सकता है। तो देखिए ये स्वाभाविक है, माता पिता की तो यही समस्या होती है। बच्चे को जरा सी भी जैसे खांसी वगैरह आती है, और आप भी देखते हो आसपास में, या अगर कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे ही उसको हल्की सी खांसी भी आती है तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं ये खतरनाक जुकाम में ना बदल जाए, और ये ऐसा नहीं हो जाए कि ये इस बच्चे को कहीं मार ना दे, कि यानी मारना। दे फोर्स मी इनटू बेड। दे यानी माता पिता, माता पिता के लिए आया हुआ है। दे यानी वे फोर्स यानी दबाव डालते हैं या ताकत। वे मुझ पर दबाव डालते हैं, मी इनटू बेड, कि मैं बिस्तर पर लेटा रहूं। जैसे ही कोई छोटा बच्चा बीमार होता है तो हम भी देखते हैं कि जो भी माता पिता होते हैं वो यही कहते हैं कि आप लेटे रहो, सोए रहो, सेंड फॉर द डॉक्टर। और फिर एक चिकित्सक को भेजते हैं, डॉक्टर यानी चिकित्सक, और वो एक चिकित्सक को भेजते हैं। हु पंप्स का मतलब है डालना। ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन्स, सभी प्रकार की दवाइयाँ, और मेडिसिन्स का मतलब है दवाइयाँ। सॉर्ट ऑफ मेडिसिन्स यानी सभी प्रकार की दवाइयाँ। इनटू माय सिस्टम, मेरे शरीर में, सिस्टम का मतलब है शरीर। फिर मेरे माता पिता मुझ पर दबाव डालते हैं कि मैं बिस्तर पर ही, यानी मैं केवल बेड पर ही रहूं, यानी मैं सोया हुआ रहूं। फिर वो एक चिकित्सक को भेजते हैं जो मेरे शरीर में सभी प्रकार की दवाइयों को डाल देता है, यानी मुझे कई प्रकार की टेबलेट्स दे देता है, इंजेक्शन भी लगाता है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। When I tease them for being overprotective, अत्यधिक संरक्षण या अत्यधिक देखभाल करना। और टीज यानी चिढ़ाना। When I tease them, when यानी जब, और टीज यानी चिढ़ाना, जब मैं उन्हें चिढ़ाता हूँ। किस लिए, यानी ये बच्चा कह रहा है कि जब मैं उन्हें चिढ़ाता हूँ, यानी माता पिता को जब मैं चिढ़ाता हूँ, किस लिए चिढ़ाता है। ओवर प्रोटेक्टिव यानी अत्यधिक संरक्षण करना, या अत्यधिक या जरूरत से ज़्यादा देखभाल करना, यानी मेरी माता पिता जरूरत से ज़्यादा देखभाल करते हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी कभार चिढ़ाता हूँ। दे ग्रंट का मतलब होता है गुर्राना या नाराजगी में फटकारना। जब मैं उन्हें चिढ़ाता हूँ तो वे मुझ पर गुर्राते हैं, यानी मुझे फटकारते हैं, और क्या कहते हैं, हाउ वुड यू नो, तुम कैसे जानोगे। यू आर टू यंग, वैसे यंग का मतलब होता है जवान, और यहां पर मतलब है छोटा। तुम कैसे जानोगे, यू आर टू यंग, तुम अभी बहुत छोटे हो। टू अंडरस्टैंड ओवर फियर,
और तुम हमारे डर, फियर यानी डर या भय, तुम हमारे डर या भय को तुम कैसे समझोगे? अंडरस्टैंड यानी समझना। तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम हमारे डर को कैसे समझोगे? यू ओवर ओनली चाइल्ड, हमारे इकलौते बच्चे। द एप्पल्स ऑफ ओवर आइज, देखिए मुहावरा है, आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है। द एप्पल्स ऑफ ओवर आइज का मतलब होता है आंखों का तारा। द एप्पल्स ऑफ ओवर आइज का मतलब क्या हुआ? आंखों का तारा। ओवर ओनली चाइल्ड, हमारे इकलौते बच्चे, तुम हमारी आंखों का तारे तारे हो। आंखों का तारा अर्थात बहुत ही अधिक प्यारा होना, यानी तुम हमारे आंखों का तारा हो। और तुम हमारे डर को कैसे जानोगे? तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम हमारे डर को नहीं समझ सकते। ये बात कहते थे माता पिता उस समीर से। कब? जब वो माता पिता को चिढ़ाता था, अधिक जरूरत से अधिक देखभाल जब वो करते थे, तब वो जब चिढ़ाता तब ये बात बोलते थे उसके माता पिता। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर, काश वे भी मेरे डर को समझते। अब ये समीर कह रहा है कि मेरे भी कुछ डर हैं, यानी मुझे भी कुछ डर हैं, और काश मेरे माता पिता भी मेरे डर को समझ पाते। आई टू हैव माई फियर, मेरे भी डर हैं। आई वॉज नॉट देयर टिल अदर डे, मैं भी पहले के दिनों जैसा नहीं। यानी अब ये कह रहा है कि पहले के दिनों तो मैं भी एक सामान्य था, लेकिन अब मुझे भी कुछ डर लगते हैं। बट लेकिन, सडनली लेकिन, अब अचानक, आउट ऑफ नाउ हियर लेकिन अब, इट हैज एफियर्ड लेकिन अब ये अचानक प्रतीत होते हैं। यानी पहले तो मुझे भी कोई डर नहीं थे, लेकिन अब मुझे भी कुछ डर लगने लग गया, जो अचानक प्रकट हुए हैं। एफियर्ड यानी प्रकट होना। तो जैसे छोटा बच्चा होता है उसको तो कोई डर नहीं होता, जो भी कोई समस्या होती है वो सीधे अपने माता पिता के साथ में वो शेयर करता है, यानी माता पिता को बताता है। लेकिन जब एक बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वह माता पिता से दूर होने लग जाता है, यानी वो माता पिता से अलग होने लग जाता है, माता पिता से वो कम बात करना चाहता है और वो एकांत को अधिक चाहने लग जाता है। तो यही यहाँ पर बात हो रही है। अब ये समीर कह रहा है कि पहले तो मुझे भी, यानी जब मैं बच्चा था तब तो मुझे भी कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं था, लेकिन अब ये अचानक, बट सडनली लेकिन अब ये अचानक, आउट ऑफ नाउ हियर यानी अब ये अचानक, इट हैज एपियर्ड प्रकट हो गए हैं। अब ये डर अचानक प्रकट हो गए हैं। इट फील्स ऑल माई वेकिंग्स थॉट्स एंड हाउंटिड्स माई ड्रीम टू, अब ये मेरे सभी विचारों में और यहाँ तक कि ड्रीम्स यानी अब ये मेरे सपने में भी होते हैं। सपने में और विचारों में क्या होते हैं? डर होते हैं। यानी प्रत्येक बात पर अब मुझे क्या लगने लग गया? मुझे भी डर लगने लग गया। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, डिस्पेल यानी दूर करना, ट्राई यानी कोशिश, और मैं इन डर को दूर करने की कोशिश करता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। अब ये देखिए स्वयं से कह रहा है और डर को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्या सोच रहा है? ओनली कावर्ड्स फियर, कावर्ड्स यानी कायर और फियर यानी डर, केवल कायर लोगों को डर लगता है। ये अपने मन में सोच रहा है कि केवल जो कायर लोग होते हैं उनको डर लगता है। आई एम नो कावर्ड्स, मैं कायर नहीं हूँ। आई एम नो कावर्ड्स, मैं कायर नहीं हूँ। बट दिस ब्रावडो डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ब्रावडो यानी हिम्मत या साहस, लेकिन ये साहस लंबे समय तक नहीं रहता। जैसे आप भी मान लीजिए, एक छोटा सा मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका कोई होमवर्क नहीं किया आपने, और जब स्कूल आते हो तब तो आप सोचते हो मैं कुछ भी कह दूंगा सर से, ये हुआ मैंने किस कारण से नहीं किया। लेकिन जब आप स्कूल आते हो तो वो सारी आपकी जो
विचार आपने पहले किए थे वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि किशोरावस्था में जो मन होता है वो बहुत ही चंचल होता है और बहुत ज़्यादा यानी तेजी से वो परिवर्तन हो जाता है। तो ये पहले तो सोच रहा है कि मैं कायर नहीं हूँ, केवल कायर लोग डरते हैं। लेकिन फिर ये कह रहा है लेकिन ये जो हिम्मत ज़्यादा समय तक नहीं रही। द मोर आई थिंक ऑफ इट, मैं इस पर और अधिक सोचता हूँ। द स्ट्रोंगर बिकेम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, और इस डर ने मुझे और अधिक जकड़ लिया। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं इस डर को दूर करूं, और फिर मैंने सोचा भी था कि केवल कायर लोग डरते हैं, लेकिन ऐसी ये हिम्मत लंबे समय तक नहीं रही। और फिर मैं यानी इस डर के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो ये डर मुझे और अधिक जकड़ लेता है या अधिक और पकड़ लेता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, सेल्फ यानी स्वयं, मैं स्वयं पहले जैसा नहीं रहा। आई हैव बिकेम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, माई सेल्फ मैं स्वयं, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, मैं स्वयं के लिए एक अजनबी बन गया हूँ। अब ये कह रहा है कि मैं स्वयं के लिए एक अजनबी बन गया हूँ। टिल द अदर डे, पहले दिनों में, आई यूज टू फील हैप्पी वेन अम्मा walked in unannounced, surveyed the room, gently seated me। यानी पहले के दिनों में तो आई यूज टू फील हैप्पी, मैं पर्सन होता था, वेन यानी जब, अम्मा walked unannounced यानी पहले तो मैं खुश होता था जब अम्मा बिना बताए हुए, अनअनाउंस्ड यानी बिना बताए हुए, पहले तो मैं खुश होता था जब अम्मा बिना बताए हुए वे मेरे कमरे में चली आती। यानी जब मैं बच्चा था, यानी जब एक मैं छोटा बालक था, तब तो अम्मा मेरे कमरे में आती तो मैं खुश होता था। और जब वो मुझे चिड़ेड यानी जब वो मुझे लाड प्यार से फटकारती थी, तब तो क्या बोलती थी, यानी वो लाड प्यार से क्या बोलती थी, इज दिस ए रूम, क्या ये कमरा है, और ए पिगेस्टी, पिगेस्टी यानी सूअरों को रखने वाला बाड़ा, क्या ये कमरा है या फिर सूअरों को रखने वाला एक बाड़ा है। जब ये बात बोलती थी ऐसी अम्मा मुझे फटकारती थी, प्रेम से तब भी फटकारती थी, लेकिन तब तो मुझे हैप्पी यानी मुझे खुशी होती थी। एंड क्वाइटली गोट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और फिर तेजी से कमरे की सफाई कर देती थी। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी लगन, और वे पूरे लगन से, टोटल डेडिकेशन पूरी लगन, वे पूरी लगन से फिर वर्क यानी काम करती थी, यानी उस कमरे की वो पूरी लगन से सफाई करती थी। अब क्या सफाई होती थी कमरे में माँ के द्वारा, द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस, यानी किताबों को वापस बुक केस, दराज या जो अलमारी यानी जहाँ पर हम किताबों को रखते हैं, बुक केस किताबों को रखने का स्थान, यानी किताबों को वापस दराज या अलमारी में रख दी जाती थी, और साइड रैंक या रैंक के ऊपर। द कैप्स एंड पेन्स, कैप्स यानी ढक्कन और पेन्स यानी कलम, और ढक्कन और जो पेन पुल्ड अपार्ट बाय मी, जो मेरे द्वारा अलग कर दिए जाते थे। यानी मैं क्या करता था, पेन के ऊपर जो ढक्कन लगे हुए होते थे उन ढक्कन को अलग कर देता था, और कमरे में मैं इधर उधर यानी फेंक देता था। तो यानी जो किताबें इधर उधर बिखरी हुई होती थी उन किताबों को माँ के द्वारा वापस बुककेस दराज में रख दिया जाता था, और पेन और जो ढक्कन होते थे जो मेरे द्वारा अलग कर दिए जाते थे उनको वापस वुड गेट रीयूनिटेड, रीयूनिटेड यानी एक कर देना, और माँ उन्हें वापस एक कर देती, अर्थात उस कलम के ऊपर वापस वो ढक्कन लगा देती थी। बाइट्स एंड पीसेस ऑफ क्रेयंस दैट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बीन, पीसेस टुकड़े, और क्रेयन यानी चौक, और चौक के जो छोटे छोटे टुकड़े जो फ्लोर यानी आंगन या सतह, जो सतह पर धब्बे, डॉट यानी धब्बे, जो दाग या धब्बे से बना देते थे, यानी मैं
चौ को इधर उधर बिखेर देता था, जिसके कारण वो सतह पर जम करके एक डब्बा बना देते थे। माताजी फिर उसे भी डस्टबिन उसे भी वापस कचरा पात्र में या डस्टबिन में डाल देती थी। द डस्ट वुड बी स्वेप्ड ऑफ द टेबल, और मेज के ऊपर से डस्ट यानी मिट्टी को साफ कर दिया जाता। एंड द रूम वुड गेन्स एंड फ्रेश लुक, और कमरा एकदम नया ताजा की तरह लगने लग जाता, यानी कमरा जो एकदम वापस नया लगने लग जाता। यानी माताजी जब मेरे कमरे की सफाई करती थी, और जब मैं छोटा बच्चा था उस समय जब माताजी कमरे की सफाई करती थी तब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। ये बता रहा है पहले की बात। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट। अब वो जब ऐसा करती है तब मैं उनसे हेट यानी नफरत या घृणा, जब वो ऐसा अब करती है तो मैं उनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। वो कह रहा है कि माताजी जब अब ये पहले जैसे ही काम करती है, लेकिन अब मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है, अब मुझे उतनी खुशी नहीं होती है। तो ये कह रहा है कि अब मैं माताजी से नफरत कैसे कर सकता हूँ, ये स्वयं से कह रहा है। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर। मैंने दरवाजे के ऊपर एक वार्निंग यानी चेतावनी, मैंने दरवाजे के ऊपर एक चेतावनी लिख दी। देखिए अब ये क्या कह रहा है, अपने माता पिता के लिए भी एक चेतावनी लिख रहा है अपने दरवाजे के ऊपर। नॉक बिफोर यू एंटर। उसने कुछ पहले शब्द लिखे थे। क्या लिखे थे? नॉक बिफोर यू एंटर। नॉक यानी खटखटाना और एंटर यानी प्रवेश। प्रवेश करने से पहले दरवाजे को खटखटाएं, ये उसने निर्देश लिखे थे। और फिर ये क्या कह रहा है, बेनीथ द अबव इंस्ट्रक्शंस इज ए वार्निंग। बेनीथ यानी के नीचे, और इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। इन निर्देशों के नीचे मैंने एक वार्निंग भी लिख दी। वार्निंग यानी चेतावनी, यानी इन निर्देशों के बाद में मैंने एक वार्निंग भी लिखी थी, चेतावनी लिखी थी। क्या लिखी थी? माई रूम, मेरा कमरा, लव इट और हेट इट, मेरा कमरा, चाहे मैं इसे प्रेम करूं या नफरत करूं। ये ऐसी उसने चेतावनी लिखी थी कि मेरा कमरा है, चाहे तो मैं इसको बिगाड़ूं, चाहे तो मैं इसको अच्छा रखूं, और प्रवेश करने से पहले दरवाजे को खटखटाएं। ये बात उसने लिख दी थी दरवाजे के ऊपर। तो पहले तो उसको खुशी होती थी जब माताजी कमरे में आती थी। आप भी देखते हो, एक तो जब छोटे बच्चे थे तब माता पिता के साथ में आप अधिक समय बिताते थे, या प्रत्येक बात आप माता पिता से बोलते थे, और माता पिता के जब साथ में आप रहते तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन जब आप बड़े हो रहे हो, यानी जब आप किशोरावस्था में आए हो, हाँ माता पिता से सभी प्रेम करते हैं, ये बात नहीं हो रही है कि माता पिता से प्रेम नहीं करते हो, सभी करते हो। लेकिन आप भी स्वयं के बारे में आपको सोचना है। जितना आप पहले माता पिता से प्रेम करते हो, या जितने अच्छे माता पिता आपको पहले लगते थे, उतने अच्छे क्या वर्तमान में भी लगते हैं? हाँ लगते तो हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन जरूर आए हैं, यानी उतने शायद अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लग रहा है? तो यही बात इस पाठ में बताई जा रही है। ये पाठ किशोरावस्था का पाठ है। किशोरावस्था में क्या समस्याएं होती है वो पूरी यहाँ पर बताई गई है, और उस समय बच्चा कैसा महसूस करता है, इसी के आधार पर ये पूरा अध्याय है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज। अम्मा सीज द नोटिस। अम्मा ने उस नोटिस को देखा, यानी जो मैंने चेतावनी दरवाजे पर लिखी थी, उस चेतावनी को अम्मा ने देखा तो था, सीज तो किया था उसने। बट लेकिन, बिहेव यानी व्यवहार, बट बिहेव एज इफ इट इज ग्रीक और लैटिन। लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था जैसे कि ये कोई ग्रीक या लैटिन भाषा में हो। मतलब क्या हुआ इसका? यानी अम्मा ने उस नोटिस को देख तो लिया था, पढ़ भी लिया था, लेकिन उसे इस प्रकार से व्यवहार किया जैसे कि
ये नोटिस उसको कोई समझ में नहीं आया हो। जैसे हम भारतीय अगर लैटिन भाषा हम देखेंगे तो क्या हमें वो कोई समझ में आएगी? नहीं। जैसे मान लीजिए हम राजस्थान से हैं और हम कोई अगर तेलुगु की भाषा या महाराष्ट्र की लोकल भाषा को देखते हैं तो हमें कोई समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आती। तो उस प्रकार का वो व्यवहार कर रही थी। उसने नोटिस को पढ़ लिया लेकिन उसको अनुसरण नहीं किया, यानी दरवाजे को खटखटाया नहीं था, जैसे कि कोई उसको समझ में नहीं आया हो, ये ग्रीक या लैटिन भाषा में लिखा हुआ हो। उस प्रकार का व्यवहार करते हुए अम्मा सीधा क्या कर गई? प्रवेश कर गई। She continues to step into my room, और उसने मेरे कमरे की तरफ कदम आगे बढ़ाई या जारी रखे। कंटिन्यूज यानी जारी रखा। और उसने अपने कदम मेरे कमरे की तरफ जारी रखे, यानी उसने दरवाजे को खटखटाया नहीं और वे मेरे दरवाजे को पार करती हुई कमरे में प्रवेश किया। अनमाइंडफुल ऑफ माई प्रिवेंसी। प्रिवेंसी का मतलब होता है एकांत, और मेरी एकांत को बिना ध्यान में रखे हुए। ये कह रहा है कि मुझे एकांत की जरूरत है, लेकिन माताजी इस बात का ध्यान नहीं रख रही है। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्रिवेंसी। हाउ यानी कैसे, अंडरस्टैंड यानी समझाना, नीड यानी आवश्यकता या जरूरत, और प्रिवेंस यानी एकांत। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मुझे स्वयं को एक एकांत की जरूरत है। मैं उसे कैसे समझा सकता हूं कि मुझे भी एकांत की जरूरत है। ये समीर स्वयं सोचता है कि मैं माताजी को ये कैसे समझा पाऊं कि मुझे भी एकांत की जरूरत है, यानी मुझे एकांत में आप छोड़ो। ये बात मैं माता पिता को कैसे बता पाऊं। If only she sensed the gossamer things certain that has come up between me and my parents. If यदि only she sense, यदि केवल वो समझ सके, the gossamer things certain that has come up between me and my parents. काश मेरे और मेरे माता पिता के मध्य जो अब एक ये थीन यानी बारीक और कर्टेन यानी पर्दा, काश वे इस बात को समझ पाए कि मेरे और अब मेरे माता पिता के बीच में एक बारीक पर्दा जो आ गया है। यानी सभी यही सोचते हैं कि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो कुछ ऐसी बातें होती है जो वो माता पिता के साथ नहीं कर सकता, वो शेयर नहीं कर सकता। तो ये कह रहा है कि अब जो हमारे बीच में यानी माता पिता और मेरे बीच में एक जो अब बारीक पर्दा जो आ चुका है, वो ऐसा सोच रहा है। इज दिस व्हाट ग्रोविंग अप इज ऑल अबाउट, ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल ए स्नैपिंग ऑफ ए बॉन्ड्स। इज दिस व्हाट ग्रोविंग अप, कि काश वे इस किशोरा अवस्था की, इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, काश इस व्यक्तिगत रूप से वे इस मामले को समझ पाती। अब वो कह रहा है कि काश वो इस किशोरा अवस्था के बढ़ते हुए जो मेरे दर्द हैं, जो मेरी जो बढ़ती उम्र के जो समस्या हैं, काश उसको वे एक व्यक्तिगत रूप से समझ सकती। ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, जो एक बंधनों को तोड़ने वाला है। Who wants to snap bonds with one's parents। अब ये आगे कह रहा है, who यानी कौन, wants यानी चाहता है, और snap यानी तोड़ना, और bonds यानी बंधन, कि कौन अपने माता पिता पेरेंट्स, कौन अपने माता पिता के साथ बंधनों को तोड़ना चाहता है। यानी माता पिता से बंधन कौन तोड़ना चाहता है, यानी माता पिता से अलग कौन होना चाहता है। नोट आई, मैं तो नहीं। यानी अब ये कह रहा है कि नहीं, मैं तो माता पिता से अलग तो नहीं हो रहा हूं, मैं माता पिता से बंधन नहीं तोड़ रहा हूं। द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, ये विचार मुझे रुला देते हैं।
या इस विचार से मैं रोने लग जाता हूँ। येट अभी तक। आई फील आई एम ड्राइविंग अवे फ्रॉम देम, और मैं उनसे, उनसे यानी माता पिता से, देम, मैं माता पिता से दूर होते हुए महसूस कर सकता हूँ। हाँ, मैं माता पिता से बंधन नहीं तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं माता पिता से दूर होते हुए महसूस कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माता पिता से दूर हो रहा हूँ। मैं माता पिता से अब वो सारी बातें नहीं कर पा रहा हूँ। मैं माता पिता के साथ में रह कर के अब खुश नहीं हो पाता हूँ। तो ये स्वयं सोच रहा है। तो जो भी किशोर अवस्था में जैसा आप भी महसूस करते हो, और हमने भी इस उम्र को पार किया था, किशोर अवस्था हमने भी ऐसी महसूस की थी। लेकिन एक आपको जो इस लेसन के लास्ट में आपको ये एक बात मिलेगी, लेकिन मैं आपको वो बात पहले बताना चाहूँगा। आपको लगता है, सभी को लगता है, केवल मैं आपको नहीं, यानी सभी को ये बात लगती है। और सभी बच्चे जब किशोरावस्था में आता है तो वे माता पिता से थोड़े दूर हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपका कोई सच्चा मित्र है और अगर कोई आपकी वास्तव में कोई केयर करता है तो वे है आपके केवल माता पिता। यानी इस अध्याय में ये बताया जा रहा है, पहले आपको अंत में फिर वो सारी बातें वापस बताएगा, लेकिन पहले ये बातें बताई जा रही है कि ये समीर भी ऐसा महसूस कर रहा है कि जब मैं किशोरावस्था में आ गया तो मैं माता पिता से दूर होते हुए अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। तो आपको भी जो भी कोई आपकी समस्या हो, किसी भी प्रकार के आपके कोई विचार हो, आपके पर्सन हो, तो वे आप अपने माता पिता के साथ ज़रूर बात करें। सच्चे आपके माता पिता के साथ साथ में आपके सच्चे कोई मित्र हैं तो वे आपके माता पिता हैं। हाँ, लगता सभी को है इस उम्र में, लेकिन आपके माता पिता ही आपके सच्चे मित्र हैं। माता पिता के साथ में आप सब प्रकार की बात कर सकते हैं, वो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं। तो चलिए, ये आपको कुछ सलाह पूर्वक बातें थी। अब आगे हम वापस अध्याय पर चलते हैं। और एम आई अमेजिंग, और मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, आई थिंक, और मैं ये सोचता हूँ, अप्पा इज वाशफुल एंड वेरी व्हेन ही मीट्स मी, और मैं ये सोचता हूँ कि जब भी अप्पा मुझसे मिलते हैं तो वे मुझे वाशफुल एंड वेरी, वे सावधानी पूर्वक मुझे देखते रहते हैं। ऑफ कोर्स, निसंदेह। His eyes gleam with joy, निसंदेह उनकी आंखें चमक उठती है। Whenever I walk into his presence, जब भी मैं उनकी उपस्थिति में जाता हूँ, यानी जहाँ कहीं भी पिताजी होते हैं और वहाँ मैं जाता हूँ तो पिताजी की निसंदेह आंखें तो चमक उठती है, लेकिन वो मुझे एक सचेत यानी सावधानी पूर्वक देखते रहते हैं। बट इट इज एज स्पॉन्टेनियस एज इट यूज्ड टू बी। स्पॉन्टेनियस का मतलब है पहले जैसी योजनाएं, और इट यूज्ड टू बी पहले जैसा नहीं होता है। लेकिन ये पहले जैसी योजनाएं अब पिताजी की नहीं होती है, यानी जिस प्रकार से पहले पिताजी मेरे साथ लाड प्रेम यानी ये लाड प्यार से बातें करते थे, प्रेम से बातें करते थे, उस प्रकार से अब पिताजी उतने प्रेम से बातें नहीं करते हैं और मुझे केवल एक सचेत पूर्वक या सावधानी पूर्वक देखते हैं। और एम आई अनेबल टू फील इज वार्मथ बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट हैज कम अप बिटवीन अस, और इस पर्दे के कारण मैं पिताजी के प्रति अपने हृदय में पहले जैसी भावनाओं को नहीं महसूस कर पाता। मे बी, शायद हो सकता है, मे बी हो सकना, शायद हो सकता है, बिकॉज ऑफ द कर्टेन, शायद इस पर्दे के कारण, ही सीज मी एज सम वन डिफरेंट, शायद वो मुझे किसी अपरिचित की तरह प्रतीत होते हैं। ए रेदर मिस्ट्री फिंगर इम्प्रेसाइज वेंग्यू एंड एलेजिव developing a form that is difficult from his young may be his
टू इज स्क्रेड ऑफ दिस न्यू फिंगर, और शायद इसी के कारण वो मुझे एक धुंधली सी और एक स्पेस्ड आकृति, मिस फिंगर धुंधली सी और इम्प्रेसाइज वेंग्यू एंड इलेजिव, एक स्पेस्ड आकृति, जैसे कि मानो कोई आकृति पर मिट्टी सी जम गई हो, डेवलपिंग ए फॉर्म, और एक इस प्रकार की एक नई एक आकृति का विकास हो रहा है, दैट इज डिफिकल्ट फ्रॉम हिज टू गन, शायद इसी के कारण मुझे ये कुछ मुश्किलें होती है, मे बी हो सकता है, ही टू इज स्क्रेड ऑफ दिस न्यू फिंगर, और शायद हो सकता है कि वह इस नई आकृति से वे भी डर रहे हैं,